इंतहा हो गई इंतजार की और बीजेपी के खेमे में यही बोल गूंज रहे होंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस और मैं हूं आपके साथ श्रुति अंगद। उपचुनाव बीजेपी के लिए साख और नाक का सवाल है, लेकिन उसके बावजूद बीजेपी के चुनावी धुरंधरों की ये लिस्ट आखिरकार किस अलमारी या फिर किस संदूक में छिप गई है, समझ नहीं आ रहा। जी हां, बीजेपी ने जहां महाराष्ट्र और झारखंड विधानसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों की लिस्ट जारी करने में तेजी दिखाई है, वहीं पार्टी उत्तर प्रदेश उपचुनाव के लिए उम्मीदवारों के नामों का ऐलान करने में समय लगाती हुई नजर आ रही है। क्या लोकसभा चुनाव के नतीजे से इतनी हताश हो गई है बीजेपी कि वो फूक फूक कर कदम रख रही है? लोकसभा के नतीजे से इतनी परेशान तो बीएसपी सुप्रीमो मायावती भी नहीं हुई, जिसकी हाथी की चाल 24 लोकसभा में नजर ही नहीं आई थी। अब ये सवाल है कि आखिर आगे आगे चलने वाली बीजेपी का आत्मविश्वास क्यों डगमगा गया है? माजरा आखिर है क्या? ये सवाल सियासी गलियारे में घूम रहा है, क्योंकि यही वो पार्टी है जिसने महाराष्ट्र और झारखंड चुनाव में अपने उम्मीदवारों के नाम का ऐलान करने में जरा से भी देरी नहीं लगाई, लेकिन यूपी उपचुनाव में इंतजार खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। बीजेपी ने यूपी के 9 सीटों पर होने वाले उपचुनाव के लिए प्रत्याशियों के नाम का ऐलान अभी तक नहीं किया है, जबकि नामांकन खत्म होने में मात्र 2 दिन बचे हैं। ऐसे में सवाल कई है और इन तमाम सवालों के जवाब हम अपने दिग्गज मेहमानों से जानेंगे, लेकिन उससे पहले आप ये रिपोर्ट देखिए। तो कुछ ही देर में पर्दा उठने वाला है और सस्पेंस खत्म होने वाला है। जी हां, बीजेपी के घर से खबर पक्की है कि कुछ ही देर में यूपी उपचुनाव को लेकर लिस्ट जारी होने वाली है। वैसे तो बीजेपी के दोनों डिप्टी सीएम दिल्ली में हैं, जबकि प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी पहले से ही वहां मौजूद हैं। दिल्ली में उपचुनाव के उम्मीदवारों की लिस्ट पर फैसला भी हो चुका है और कभी भी लिस्ट सबके सामने होगी। दिलचस्प बात यह है कि जहां एक तरफ उपचुनाव के नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और 25 अक्टूबर यानी कि कुछ ही घंटों के बाद लास्ट डेट तय की गई है, वहीं निषाद पार्टी और बीजेपी के बीच सीटों के बंटवारे पर कोई सहमति न बनाना टेंशन का सबब बना हुआ था। खबर है कि मांझवा और कटहेरी सीटों पर बीजेपी और निषाद पार्टी के बीच गुफ्तगू का अंजाम क्या हुआ, अब ये लिस्ट में पता चल जाएगा। वैसे तो बीजेपी मुख्यालय में निषाद पार्टी के अध्यक्ष संजय निषाद और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के बीच बैठक भी हुई है। वहीं खबर इंडिया गठबंधन के घर से भी है, जहां समाजवादी पार्टी कांग्रेस को 3 सीटें देने को तैयार हो गई है। कांग्रेस को अलीगढ़ की खैर और गाजियाबाद के अलावा फूलपुर की सीट भी दी जा सकती है। इस मुद्दे पर अखिलेश यादव और राहुल गांधी के बीच बातचीत की खबर है। कांग्रेस की तरफ से 5 सीटों की डिमांड की गई थी, इसी वजह से कांग्रेस अभी तक प्रत्याशी का ऐलान नहीं कर पाई है। आपको बता दें, गठबंधन की सीटें फाइनल होने से पहले सपा ने 7 सीटों पर अपने उम्मीदवारों का ऐलान भी कर दिया था। सपा ने बकायदा फूलपुर सीट से भी मुर्तजा सिद्दीकी को उम्मीदवार घोषित किया हुआ है, यानी अगर कांग्रेस लड़ती है तो उम्मीदवार की छुट्टी हो सकती है। इसके अलावा करहल से तेज प्रताप यादव, सीसामऊ से नसीम सोलंकी, मिल्कीपुर से अजीत प्रसाद, मांझवा से ज्योति बिंद, मीरापुर से संबुल राणा और कटहेरी से शोभावती वर्मा को टिकट दिया गया है। ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि कांग्रेस सपा के इस ऑफर को ठुकराती है या फिर मंजूर करती है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया वॉइस, लखनऊ। सियासत तेज है, वहीं बीजेपी लगातार इंतजार करवा रही है। हमारे साथ हमारे दिग्गज मेहमान जुड़ चुके हैं, परिचय करवा देती हूँ। प्रदीप भटनागर है, नेता है बीजेपी के। समर सिंह है, नेता है कांग्रेस के। राकेश अहीर है, नेता है समाजवादी पार्टी के। बहुत स्वागत है आप सभी का। सबसे पहले मैं प्रदीप जी आपके पास से आऊंगी। आज 23 तारीख है प्रदीप जी। जी 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 23 तारीख जी। समझ में आ रहा है 23 तारीख का मतलब क्या है? मात्र 25 दिन बाकी, 2 दिन बाकी आपके पास। 25 तारीख लास्ट डेट, पता है ना? मुझे पता है, बिल्कुल मुझे पता है। सब कुछ पता होने के बावजूद फिर देरी क्यों? नॉमिनेशन भरने का समय आ रहा है, बिल्कुल आ गया है। मुझे उसी तरह संज्ञान मुझे बिल्कुल आ रहा है। प्रदीप जी, चिंता मत कीजिए। युद्ध को लेकर शंखनाद हो चुका है, विपक्षी पार्टियां मैदान में उतर चुकी है अपने चेहरों को लेकर, लेकिन आप और आपकी पार्टी अभी तक लिस्ट जारी करने में भी सहमी हुई नजर आ रही है। माजरा क्या है? संगठन में बहुत जल्दी
हो सकता है आज या कल। कितनी जल्दी? अब जल्दी तो नहीं कहेंगे, अब देर हो गई। नहीं देर कुछ नहीं हुई है, संगठन का पूरी तैयारी कुछ चुनाव घंटे, लड़वाने मैच की है। कुछ घंटे बाकी है आपके पास और आप कह रहे हैं जल्दी आ जाएगी। जल्दी क्यों कह रहे हैं? कहीं देर से आएगी, देर आएंगे दुरुस्त आएंगे, ऐसा कुछ कहिए। मैं आपके चैनल के माध्यम से दुरुस्त करना चाहूंगा आपको हाँ। भी और कार्यकर्ता साथियों को भी। हमारे कार्यकर्ता उपचुनाव के लिए पूर्ण तरीके से तैयार है। तैयार है, लेकिन मैदान पे तो नजर नहीं आ रहे। कैसे तैयारी? ये कैसी तैयारी तो दिख ही नहीं रही है, जनता को भी नहीं, किसी को नहीं दिख रही है। कैसी तैयारी? ये सबसे पहले रण के अंदर जो तैयारी होती है वो संगठन ने पूरी तरीके से कर रखी है, बूथ स्तर से लेके और कार्यकर्ता से लेके परिवार से लेके मोहल्ला इकाई सब कुछ कर। मुझे लगता है सबसे पहले सभी को पता होगा कि उपचुनाव होना है। तैयारी तो बहुत पहले से हो चुकी है, तभी तो जीत का दावा कर रहे हैं प्रदीप जी आप। बहुत जल्दी आपके माध्यम से ही प्रदेशवासियों को भी और आप हमें सबको पता लगेगा कौन किस क्या टिकट मिली है, कहां से क्या मिली। राकेश अहीर जी बताइए, बीजेपी क्या सहम गई है, डर गई है? आखिर इतना इंतजार क्यों करवा रही है? कैंडिडेट अभी तक नहीं मिल रहा है और बहुत जगह वो कैंडिडेट अभी तलाश रही है। अच्छा, कैंडिडेट ही नहीं मिल रहा, प्रत्याशी नहीं मिल रहा आपको? करहल के प्रदीप जी सीट पे तो कैंडिडेट ही नहीं मिल रहा है। हाँ। और वो ढूंढ रहे हैं कि किसको कैंडिडेट खड़ा कराया जाए। अच्छा, ये नहीं आप पता। सोचिए हाँ। कि कैंडिडेट के लिए अभी तक इन्होंने खड़ा नहीं कर पाया। इसकी यही कमी है कि इनके साथ कोई कैंडिडेट न मिलना और इनकी पार्टी का जो गठबंधन है उसका घींचतान ये दर्शाता है कि इनके पास जो है अभी कैंडिडेट नहीं है। डेली खबरें आ रही कि दो डिप्टी सीएम राकेश अहीर जा रहे हैं जी, दिल्ली। आप कह रहे हैं हम तैयार हैं, हम तैयार रहते हैं। विपक्षी पार्टी कह रही है कि आपको तो उम्मीदवार ही नहीं मिल रहा, चुनाव कैसे लड़ेंगे? कैसी तैयारी है ये प्रदीप जी? जी कैसी तैयारी है? उम्मीदवार तो मिल नहीं रहा। हाँ। मैं कहता हूँ ये कोई समाजवादी पार्टी थोड़ी ना है जो मध्य प्रदेश में चुनाव लड़ने गई है। हाँ। ये कोई समाजवादी पार्टी थोड़ी ना है जो झारखंड चुनाव, छत्तीसगढ़ चुनाव लड़ने या बिहार चुनाव लड़ने जा रही है। या तो हर कार्यकर्ता प्रत्याशी है, हर कार्यकर्ता नेता है और हर कार्यकर्ता चुनाव लड़ने का दम रखता है भारतीय जनता पार्टी में और कार्यकर्ता उस कार्यकर्ता को जिताने का दम रखता है। तो ये हमें ना बताया जाए कि कार्यकर्ता मिल रहा है नहीं मिल रहा है। राकेश जी प्रदीप जी कहना चाहते हैं कि अपने गिरबान में पहले झांक लीजिए फिर बात करिएगा। प्रदीप जी की बौखलाहट को मैं समझ सकता हूँ। अगर प्रदीप जी की इतनी नियत साफ होती तो ये चुनाव आयोग जाते और कहते हैं कि साहब मिल्कीपुर भी इसी साथ करा दीजिए, उत्तर प्रदेश की 10 की 10 सीट एक साथ ही करा दीजिए। तब मुझे लगता है कि इनका दिल बड़ा है और ये दिल बड़ा करके जनता के बीच में जाएंगे और ये दिखाने की कोशिश करेंगे कि विपक्ष में लेकर भी चल रहे हैं, उनकी बातों को समझ चल रहे हैं। पहली चीज। दूसरी बात, ये जाएंगे क्या लेकर जनता के बीच में? इनके पास कोई ऐसा विजन नहीं है। झूठ बोलने की जितनी भी पराकाष्ठा है वो लांघ चुके हैं। वो जनता जान चुकी है कि ये सिर्फ झूठ बोलने की पार्टी है। आज महंगाई इतने दर पे बढ़ गई है। कल की एक खबर आ रही है कि दाल चावल रोटी कपड़ा जैसी चीजें महंगी हो गई। शायद आपके भी चैनल पे चला होगा ये खबर। बताइए, पहले सोशलिस्ट एक नारा लगाते थे कि रोटी कपड़ा सस्ती हो, शिक्षा पढ़ाई मुफ्ती हो। आज बताइए रोटी कपड़ा और शिक्षा और दवाई की क्या स्थिति है? लगातार बढ़ोतरी और महंगाई है जिससे प्रदीप भटनागर जी जनता के सवाल को जवाब नहीं दे पाएंगे। तो इसीलिए ये नफरत फैलाएंगे। हिंदू मुसलमान, गाय गोबर, कब्रिस्तान, शमशान। इसके अलावा अगर इनसे पूछ लिया जाए कि आप उत्तर प्रदेश की सरकार में 7 साल रहे और सेंट्रल की गवर्नमेंट में 2 बार से आप हैं, आपने कितने लोगों को रोजगार दिया? क्या प्रधानमंत्री का वो नारा? घबराहट है, जो जनता के मुद्दे हैं उसको तो आप लोग उठाते नहीं, बीजेपी पार्टी उठा नहीं पाती है। प्रदीप जी क्या ये बताएंगे कि सेंट्रल गवर्नमेंट की कितनी नौकरियां अब तक नौजवानों को दी? उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने कितनी नौकरियां दी? आज मुझे दुख हो रहा है कि 69,000 भर्ती आज रद्द कर दी गई। शायद प्रदीप भटनागर जी को पता भी नहीं होगा। 700 प्रदीप जी जवाब दीजिए।
700 से ज्यादा दिन से इको गार्डन में धरना प्रदर्शन लोग दे रहे थे। मुझे तो वो धन्यवाद मैं देता हूँ आपके चैनल पे उस महिलाओं को जो बच्चे लेके बैठी थी। मैं उस कार्यक्रम में, उस धरना में गया था और जैसे ही मैं आज खबर देखा मुझे बहुत दुख हुआ कि बताइए 700 से ज्यादा दिन अगर कोई प्रदीप जी, राज्य सरकार को दुख नहीं हो रहा, विपक्षी पार्टियां दुख मना रही है, दिखता नहीं है जनता का दुख राज्य सरकार को, बीजेपी पार्टी को? अगर ये दिखता तो 700 दिन बड़ा दिन होता है। समाजवादी पार्टी के नेता गंभीर आरोप लगा रहे हैं। मैं बता रहा हूँ, असल में देखिए पता नहीं कहाँ से इकट्ठा करके लाते हैं ये कि 69,000 युवा बैठे हैं जिन्होंने 5 साल तक किसी कर्मचारी को, यहाँ तक कि नगर निगम तक में कर्मचारी पक्के नहीं करे, वो हमें डाटा बताने लग बैठे हैं यहाँ पे। अरे भाई पहले शीशा लगाइए, अखिलेश जी को बताइए, पहले उनसे पूछिए कितना को नौकरी दी। जो लोग चीनी मिले बेच के खा गए हो, चीनी मिले की नीलामी कर दी हो। राकेश जी, ये तो फिर वही मामला हो गया, मैंने वही आपसे कहावत कही थी अपने किरदार में, पहले झांकिए फिर सवाल आएगा। मैं कह रहा हूँ श्रुति जी, भारतीय जनता पार्टी के लोग झूठ फैलाने जितने बेहतरीन से जानते हैं, उतनी बेहतरीन अगर ये काम करते हैं तो शायद देश का रिपोर्ट जो 105 नंबर पे कल जो 3 दिन पहले रिपोर्ट आया था, रिपोर्ट से देखे और थोड़ी सी शर्म अगर बची हो तो थोड़ी सी शर्म लगनी चाहिए। मैं कह रहा हूँ OCRB का डाटा अगर देखते तो उसको देखते तो शर्म आनी चाहिए। मैं कह रहा हूँ भुखमरी में 105 नंबर पे आप खड़े हैं, आप क्या काम कर रहे हैं? यही 2014 में जब कांग्रेस की सरकार आपको सत्ता सौंपी थी तो 55 नंबर पे थे और आपने 205 लाख करोड़ के कर्ज में है। आप बात कर रहे हैं विकास किया हो, क्या जनता नहीं जा रही है? ये गरीबी और भुखमरी और जो लोगों को लूटे जा रहे हैं दवा के नाम पे, महंगाई और सरकारी अस्पतालों को एकदम दुर्दांत स्थिति में बना दिए। चलिए प्रदीप जी जल्दी से जवाब दीजिए, क्या बताएंगे? समर सिंह के पास भी जाएंगे। प्रदेश की क्या हालत है? प्रदेश की जनता जान रही है प्रदेश और जनता आपको 10 के 10 सीट में इस बार हराने जा रही है। इसीलिए बौखलाहट श्रुति जी, सबसे बड़ी बौखलाहट इनको इसी बात का है क्योंकि सरकार में है, इनके पास सारा डाटा है, सारा रिपोर्ट मंगा रहे हैं और सारे रिपोर्ट में ये हो रहा है कि भारतीय जनता पार्टी हार रही है। इसलिए ये चुनाव लेट कराने के चक्कर में है। मगर चुनाव आयोग में गए भी थे कि 20 दिन चुनाव टाला जाए, चुनाव आयोग ने जब नहीं टाला तब ये प्रत्याशी ढूंढ रहे हैं। यही इनकी मतलब ये पहले से प्रिपेयर नहीं थे इसलिए और भी लेट करवाना चाहते थे। प्रदीप जी, पार्टी चाहती थी कि और लेट हो चुनाव, बिल्कुल तैयारी ही नहीं थी पूरी। तैयारी जनता जवाब तो जो प्रत्याशी लड़ेगा वोट मांगेगा उसको जवाब देना होगा। जवाब सुन लीजिए ना, बहराइच का दंगा कौन नहीं जान रहा है कि भारतीय जनता पार्टी ने कराया? राकेश जी, कौन नहीं जा रहा? इनके विधायक खुद भारतीय जनता पार्टी के नगर अध्यक्ष को FIR करवा दिए और FIR करवाया और उनका मैंने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस सुना था, उन्होंने कहा कि चर्चा हो रही है। हाँ प्रदीप जी, समस्या यही है। अब आप देखिए कि जवाब एक विषय चल रहा है तो जिनके को बोलने नहीं देंगे उससे क्या आवाज दबाएंगे? चलिए बोलिए। मैं तो पूछना चाहता हूँ समाजवादी पार्टी के नेता से कि अपने नेता से पूछ के बताएं। प्रदीप जी, मैं बहुत साधारण तरीके से सुन रहा हूँ, आप 5 काम बताइए उत्तर प्रदेश सरकार का जो जनता के बीच में आप लेकर जाएंगे। गाय गोबर मंदिर मस्जिद और दंगा फसाद को छोड़ के आप 5 काम बताइए। नेशनल चैनल है, बड़ा चैनल है इंडिया वाइज काम, शायद श्रोता भी जाने कि प्रदीप भटनागर ने सीना ठोक के 5 काम बताए। चलिए अब जवाब सुन लीजिए राकेश जी। बिल्कुल सुनाओ। प्रदीप जी, मेरे जूनियर नेता, मैं तो 5 नहीं 50 नहीं 500 बता दूंगा मैं तो। और आप मुझे 2 दिन निकल रहा होगे अपने पहले चीज। मैं तो 500 नहीं 50 500 बता दूंगा। राकेश जी पहले 50 छोड़िए, आप 5 बता दीजिए। 5 बताइए सर। मैं बता दूंगा, नहीं मैं बता दूंगा, बिल्कुल बताऊंगा। मुझे सबसे पहले बता दीजिए। बर्बाद 5 काम तो बनवा लो, आप बच्चे बैठ जाता हूँ। आप बोल लो, मैं चुप बैठेगा तो बोल दो पूरा कर दो। आप बोल दो पहले, आप बोल लो। काम पूछने के बाद आप ऐसे उत्तेजित हो रहे हैं, कैसे लग रहा है कि मैं बहुत सरजीव जी, जनता देख रही है, जनता ये चाह रही है कि विपक्ष का जो प्रवक्ता है वो पूछ रहा है कि आपने 5 काम नहीं बता पाए। सोचिए, अगर आप राकेश जी 5 काम बताने का मौका दीजिए प्रदीप जी को।
अब आप चैनल पे बैठ के बदतमीजी कर रहे हैं, समाजवाद वाली आप गुंडागर्दी दिखा रहे हैं, दूसरे को बोल नहीं दे रहे हैं, तो दूसरा कैसे बोलेगा? अब आप आपने सोने पे समाज के लोग जाते हैं, ये नहीं पार्टी का सरकार बैठ जाते हैं, बैठ जाते हैं कि 5 करने सोचिए कि अरे मैं देश से प्रदेश को लूट रहा हो, हिंदू मुसलमान को मार रखा हो, और मेरे से बहराइच में कह रहा हूँ किसके तैयार कराई पुलिस प्रशासन, किसका ज्यादा देर से चिल्ला कर दिखा रहे हैं यहाँ पे बैठ के? मैं कह रहा हूँ प्रदेश में फेलियर आप हैं, आपने दंगा कराया, एक अखबार के इंटरेस्टिंग ऑपरेशन में आपके अखबार के पोल खुल गई। चलिए ठीक है, पोल किसकी खुली, जनता क्या जनादेश देखी देखा जाएगा। आप अपने कांग्रेस ने प्रदीप जी, राकेश जी, अब जब मौका दिया जाएगा तब बोलिएगा बारी बारी से, एक एक करके बोलिए। चर्चा है, मैं 10 बार बताओ क्या दिखाना चाहते हैं। प्रदीप जी अब मौका दिया जाएगा, वापस आऊंगी फिर बोलिएगा। समर सिंह जी, कांग्रेस ने जिस तरीके का सलूक किया, चाहे वो मध्य प्रदेश में हो, हरियाणा में हो, समाजवादी पार्टी के साथ, अखिलेश विखिलेश कौन है, ये वाला बयान हो, अखिलेश का जनाधार नहीं है, ये बयान हो, इसका ही खामियाजा मुझे लगता है कि उपचुनाव में सीटों को बंटवारे को लेकर अभी तक सहमति नहीं बन पाई है। जी, सर्वप्रथम समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश जी को जन्मदिन की बहुत बधाइयां हमारी ओर से, और हमारे संघर्ष के साथी रहे हैं वो, और आज भी हमारे संघर्ष के साथी हैं। साथीवादी ताकतों को उखाड़ फेंकने के लिए इंडिया गठबंधन के वो एक महत्वपूर्ण कड़ी है, और उनके जन्मदिन पे मैं आपके चैनल के माध्यम से उन्हें बधाई देता हूँ। साथ ही आपके इस प्रश्न को लेकर बताना चाहता हूँ कि जो बयान अखिलेश जी के बारे में था वो व्यक्तिगत बयान था, पार्टी का बयान नहीं था। जहाँ तक बात सबसे वरिष्ठ चेहरे हैं कमलनाथ, अखिलेश कह रहे हैं। जहाँ तक बात है मध्य प्रदेश की, तो लैक ऑफ कम्युनिकेशन, क्योंकि हमने हमारा जो कैंडिडेट था पहले घोषित कर दिया था, पहचानने से ऐसा लगा इनकार कर चुके हैं। हरियाणा में भी कुछ ऐसा ही हुआ, खामियाजा भुगतना पड़ा। चर्चाएं होने से पश्चात जो है, टिकट घोषित करने के पश्चात जो है चर्चा शुरू हुई थी इस विषय में। जहाँ तक बात है, अभी रिसेंट की मेरे पास में खबर है कि 3 सीटें जो है देने के लिए कांग्रेस पार्टी को जो है चुनाव में मिल रही है, और उम्मीद है कि इससे हमारा गठबंधन तो तीनों सीट पर सहमति बन गई है, कांग्रेस सहमत है इन 3 सीट से। ये तो जो फैसला है वो आलाकमान करेंगे। जो खबर हमारे तक अब पहुंच पाई है उसके विषय में आपसे साझा कर रहा हूँ जानकारी। एक बात है, हमारी इंडिया अलायंस की एकमात्र जो मंशा है वो एक बासीवादी ताकत को इस देश से उखाड़ फेंकने की है, इसी ताकत को जो कि भाइयों को आपस में लड़ाती है, इस देश के खूबसूरती को जो अनेकता में एकता है उसको खराब करती है, एकता में उसको जो तार करने का काम भारत की सरकार ने करा है। उत्तर प्रदेश की सरकार ने जिस प्रकार से बुलडोजरबाजी करी है, बुलडोजर राज चलाया है, नो वकील नो दलील और नो अपील जो अंग्रेजों के जमाने में होता था, उस प्रकार का जो मंजर है वो आज भारत में और उत्तर प्रदेश में देखने को मिल रहा है। वहाँ की जनता भी इस बात को जानती है, और राम जिनके लिए आपने 20-20 सालों तक दंगे करवाए देश के अंदर, 20-30 साल तक कोई बच्चा अगर एक ही सब्जेक्ट पढ़ता है और उस सब्जेक्ट में फेल हो जाता है, जो अयोध्या सब्जेक्ट था, तो समझना चाहिए कि क्या कंडीशन है भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश में। चलिए ठीक है। कुल मिलाकर बात यह है कि पूरा भारत में और जो उत्तर प्रदेश में और भाजपा शासित प्रदेशों में जो इन्होंने एक गुब्बारा बनाया था, एक फेक बबल था, वो बर्स्ट होने जा रहा है। ये समय लग रहा है, कहीं कहीं पर धीरे धीरे आपको हर जगह खबर मिलेगी। राकेश अहीर जी, 700 सीटों का दम्भ भरने वाली जो सत्तारूढ़ पार्टी थी वो 240 पे आके समेट गई। ये बहुत बड़ी बात है अपने आप में। लोगों के मन में ये बात क्लियर हो चुकी है कि भारतीय जनता पार्टी सिर्फ बांटने की राजनीति कर रही है, हिंदू मुस्लिम की राजनीति कर रही है, दलित जाटव की कर रही है, यादव जाटव की राजनीति कर रही है,
वोट बैंक की राजनीति कर रही है, लेकिन मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और जितना पूरा देश है, जहां जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, वहां पर युवाओं की, दलितों की, बुजुर्गों की, महिलाओं की जो स्थिति है वो बहुत गंभीर है। और इससे बुद्धिजीवी वर्ग के साथ में जो चलिए युवा ठीक है, है, वो भी आपने जो कुछ कहा मैं प्रदीप जी से पूछ लेती हूँ। जिस सब्जेक्ट की पढ़ाई सालों तक की, अयोध्या सीट की बात कर रहे थे समर सिंह जी, उसमें ही फेल हो गई बीजेपी पार्टी, उसी में छात्र फेल हो गया। अयोध्या के फैजाबाद सीट की बात कर रहे थे समर सिंह जी। मैं बता देता हूँ, समर सिंह जी को बताना चाहिए था कि इस प्रकार से आपने मुस्लिम समुदाय के साथ बैठ के जो मीटिंगें करी, जो आपने गरीब के साथ खिलवाड़ करा, 8,500 रुपए खटा रखा, जिन्हें आपने लूट किया, आपको 4 तारीख को रिजल्ट आगे 5 तारीख को देना था, उसके बारे में क्यों नहीं बोलते? उसके बारे में क्यों नहीं बोलते? आपने देश की जनता ने झूठ बोला। आपने सीए के बारे में बोला कि आप सिविल कोर्ट आ जाएगा, मुसलमानों को बाहर निकाल देंगे। आपने मुस्लिम समुदाय को इतना भड़काया, इतना डराया, पूछिए मत कि आप तो हिंदुस्तान के हुए नहीं, ये कहाँ बोलेंगे? हमारी थोड़ा समाजवादी पार्टी की तरफ, ठीक है, समाजवादी पार्टी के साथी बैठे हैं, शायद उनमें कैपेसिटी नहीं है सुनने की, बोलने की ज्यादा है। और उन्हें समझना चाहिए कि अगर आप प्रवक्ता के बनने या प्रवक्ता के उसमें आए हैं तो सुनेंगे तभी बोलेंगे। आपको ये समझना पड़ेगा कि अगर आज में सवाल करा तो आप मुझसे 5 सवाल पूछ रहे थे, मैं इनकी 500 सवाल का जवाब दे दूंगा क्या हमने इस प्रदेश के अंदर करा। और बस 5 सवालों में, और मुझे भी उम्मीद है मैं भी 2 सवाल पूछूंगा, हो सके तो शायद जवाब बनेगा नहीं, इधर चले जाएंगे। मैं पहले अपने सवाल चर्चा में जवाब दे दीजिए और सवाल पूछ लीजिए फिर। हाँ, मेरे 2 सवाल है, फिर मेरे सवालों का जवाब दूंगा। मेरे 2 सवाल ये हैं कि अखिलेश यादव से हटे तो प्रदेश जवाब दीजिए, कितने लाख करोड़ रुपए छोड़ के गए और कितना सारा विकास करा के गए, इन 2 बता दीजिएगा, ठीक है। अब मैं इनकी 5 सवाल का जवाब देता हूँ। सबसे पहले तो 5 सरकार में आने के बाद और 5 वर्ष के बाद कम से 5 लाख लोगों को नौकरी दी, पहला सवाल। दूसरा सवाल, जितनी चीनी मिले समाजवादी पार्टी और बहुजन समाजवादी पार्टी देश के चली गई थी, उन्हें बंद करके चली गई थी, उनको पुणे चालू करा, रोजगार दिया। दूसरा सवाल। तीसरा सवाल, आज प्रदेश के अंदर दंगे नहीं हुआ करते, आज गुंडागर्दी नहीं हुआ करती प्रदेश के अंदर। आज प्रदेश की जनता और वासी जो है शांति से रहते हैं। झूठ बोल रहा है, दंगाग्रस्त जो समाजवाद था आज उसका पतन हो गया है। चलिए, कितनी सहमति रखते हैं इन जवाबों से? राकेश जी, दंगा खत्म हो गया, महिला सुरक्षा को लेकर, रोजगार के मुद्दे पर मैं कह रहा हूँ बीजेपी सरकार सबसे आगे। नहीं, मैं कह रहा हूँ मैं सुन तो लीजिए प्रदीप भाई, अभी तो भाई सुन लीजिए, अरे भाई मुझे बोलने दो, भैया मेरा पूरा जिसमें नौजवान राम गोपाल की मौत हो गई, मुझे दुख है इस विषय का। भारतीय जनता पार्टी और उनकी फेलियर की वजह से एक नौजवान की जान चली गई, शायद इनको दुख नहीं होगा, करने वाले लोग फैलाने वाले लोग हैं, इनसे ज्यादा कोई नफरती लोग मैंने नहीं देखा। झूठ इतना बोलते हैं कि उससे ज्यादा तो मुझे लग रहा है कोई झूठ नहीं बोल सकता है। अपने कमरे में चंद्रबाबू नायडू को ईडी ने जेल भेजा था, मगर जैसे दिल्ली में चंद्रबाबू नायडू ने सरकार को समर्थन दिया, इनको तो नहीं है कि मैं झूठ बोल रहा हूँ। जनता सुन रही है, जनता देख रही है और जनता एनालिसिस करेगी, मगर राकेश जी पहले सुन लीजिए, फिर आप भी सवालों का जवाब दे दीजिएगा और कितनी सहमति रखते हैं आप ये भी बता दीजिएगा। तो सुन रहा था श्रुति जी, मुझे बोलने का जब मौका मिला तब मैंने इन्होंने कहा उत्तर प्रदेश में दंगा कौन नहीं देखा, कभी दंगा हुआ, अभी आग बुझी भी नहीं है, कौन नहीं देखा, समर सिंह जी आप सहमति रखते हैं प्रदीप जी के इन तमाम जवाबों से? 1 मिनट और 1 मिनट मुझे जो अच्छा, समर सिंह जी का जवाब सुन लीजिए, उसके बाद फिर प्रदीप जी, राकेश जी आपके पास। देखिए, जो आज का मूल मुद्दा है कि भारतीय जनता पार्टी महिला की अस्मिता का सवाल है। इनकी सरकार मध्य प्रदेश में आज एक कैबिनेट में, राकेश जी सहयोगी दल से सहमति नहीं मांगी सीट शेयरिंग के टाइम? नहीं, 1 मिनट बोल रहे हैं, सुन लीजिए। श्रुति जी एक बहुत इंपॉर्टेंट। अरे राकेश जी, समर सिंह जी भी कुछ इंपॉर्टेंट ही बोल रहे होंगे, वापस आऊंगी। जी, कुल इम्पोर्टेंट नहीं समझते हैं, लेकिन समाजवादी पार्टी कांग्रेस को लगता है कि वो भी कुछ इम्पोर्टेंट बोल रहे होंगे। जी, कुल मिला के बात यह है
कि भारतीय जनता पार्टी लोकसभा चुनाव के बाद में बहुत बैकफुट पर आ चुकी है और भारत की जनता धीरे धीरे भारतीय जनता पार्टी को हाशिए पे धकेलने का पूरा प्रयास कर रही है। हमारा गठबंधन जो है वो धीरे धीरे मजबूत होता जा रहा है एक फासीवादी पार्टी के खिलाफ, जो कि 4 लोगों की पार्टी है, 2 गुजराती जो बेचते हैं, 2 गुजराती जो खरीदते हैं। लेकिन जो देश है ये गरीबों का देश है। 2 गुजराती जो बेचते हैं, 2 गुजराती जो खरीदते हैं, बस इनकी पार्टी है। आरक्षण की बात करते थे, छत्तीसगढ़ की बात करते थे, हरियाणा में क्या हुआ उनके साथ? हरियाणा में कहा चले गए बेचारे? अब ये कह रहे हैं लोकसभा में, देखा आपने? अरे भैया 500 कुछ 550 में तो 99 पे आए हो, अभी आप फर्स्ट डिवीजन नहीं आए हो। कि राहुल गांधी जी की गलतफहमी निकालो। 99 अभी नहीं है बस आपको, आपकी जो बात नहीं है, राहुल जी गलतफहमी में है, 99 सीट मात्र जीते हैं वो। हाँ, गलतफहमी में। समर सिंह जी, हिमाचल संभाला जा नहीं रहा इनसे। हिमाचल में डीजल महंगा कर दिया, 2.5 लाख कर्मचारियों को तनख्वाह नहीं दी है, ओपीएस का पैसा नहीं दिया है, फ्लाईओवर में पुल बनने उसका पैसा नहीं दिया है, शेर पड़ा दुनिया भर का खरीदा नहीं आ रहा है। समर सिंह की आवाज नहीं आ रही है। राकेश जी, मुझे लगता है तो मिला के हमारा मुद्दा है 99 सीट भी आई, लेकिन हमने एक ऐसी फासीवादी नहीं, 99 सीट मुद्दा नहीं है। मुझे लगता है मुद्दा ये है कि उस 99 सीट पर ही उत्साहित जो आप लोग की पार्टी है, ये मुद्दा है। उत्साह बिल्कुल उत्साह है। हाँ। उत्साह है, जोश है, ओवर कॉन्फिडेंस तो नहीं है, ये आत्मविश्वास, आत्मविश्वास। बात सुनिए, क्यों है? क्योंकि हमने देश को बेचने वाली ताकत, देश को तोड़ने वाली ताकत, एक फासीवादी ताकत, अगले की पार्टी से सत्ता को हमने वहां पर आने नहीं दिया पूर्ण रूप से। और संविधान जो भीमराव बाबा साहब अम्बेडकर द्वारा जी बनाया गया था, उसको इनको बदलने का मौका नहीं दिया। दलितों की हितों की रक्षा करी, आदिवासियों की हितों की रक्षा करी, गरीब मजदूरों की हितों की रक्षा करी। चलिए, इस बात की खुशी है। 99 तो 400 की तो हम बात ही नहीं करते, हम बस इतने इस बात से खुश हैं कि हमने किसी पार्टी को आने से रोका जो कि गरीबों का हक, बीजेपी के विजय को रोका है, इसी पर खुशी है। प्रदीप जी समझ गए, जनता विपक्षी पार्टियों के साथ नजर आई लोकसभा चुनाव में, और उपचुनाव में आप लोग बैकफुट में नजर आ रहे हैं। पार्टी लिस्ट भी जारी करने में सोच विचार कर रही है। नापाक मंसूबों को, भारतीय जनता पार्टी के नापाक मंसूबों को इंडिया गठबंधन ने पूरा नहीं होने दिया। चलिए प्रदीप जी, 99 सीट अपनी जगह पर है, लेकिन पार्टी जो कि देश को तोड़ रही है, रोज आप खबर देख रहे हो हिंदू मुसलमान की, रोज आप खबर देख रहे हो कि मंदिर मस्जिदों के ऊपर किस प्रकार से कार्रवाइयां हो रही है, रोज आप देख रहे हैं कि गरीबों के घरों को तोड़ा जा रहा है, रोज आप देख रहे हो कि विरोधियों को जैसे पुलिस और ईडी सीबीआई के माध्यम से डराया जा रहा है, रोज आप देख रहे हो जर्नलिस्टों के घर पर बिल्डोजर चलाए जा रहे हैं जो कि सत्ता के खिलाफ लिखते हैं। इस सत्ता के खिलाफ जो लिखने वाले जर्नलिस्ट भाई है हमारे, जो सरकारी करते हैं, उनको कुचलने का काम भारतीय जनता पार्टी ने करा है, न्याय व्यवस्था को कुचलने का काम भारतीय जनता पार्टी ने करा है। आज आप देखिए कोई अगर मुस्लिम बच्चा जो है वो अगर कोई ट्वीट ऐसा कर देता है जो कि किसी की भावना को आहत करता है, लेकिन वहीं पर जो हिंदू बच्चा अगर लिख देता है तो उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होती, वो मुस्लिम के ऊपर जो है उसके घर तोड़ दिए जाते हैं। तो ये जो चलिए प्रदीप जी को जवाब देने दीजिए। समर सिंह जी, हाँ प्रदीप जी, संगीन आरोप है ये तमाम, चाहे वो मुस्लिम हिंदू का मुद्दा हो जिसको बुनाकर आप चुनाव जीतते हैं, रोजगार को अहमियत नहीं देते हैं, बेरोजगारों को लाठी डंडा मारते हैं। मैं बिल्कुल मैं बहुत अच्छी बात बता, बहुत थोड़ा समय दूंगा। बेचारे कांग्रेसियों से पूछा जाए कि अब सीज फायर पाकिस्तान टूटता क्यों नहीं, अब सीज फायर का उल्लंघन क्यों नहीं होता, अब किसी गवाह की गर्दन क्यों नहीं जाती, ये बेचारे बता देते आज चाइना कंट्रोल में क्यों है, चाइना फौज वापस क्यों ले गया, ये देश की ताकत है। ये बेचारे यहाँ बैठ के रहो रोजगार की बात, झारखंड में चुनाव हो रहा है, 3.5 लाख पद खाली थे, वहाँ एक को नौकरी नहीं दी, ये नौकरी की बात कर रहे हैं। प्रदेश का काम है नौकरी देना। राजस्थान में लाखों पर बदली हुई स्थिति और पॉजिटिव जो सिचुएशन आपको नजर नहीं आ रही लगता है। अशोक गहलोत चले गए, नौकरी देने नहीं गए, जवान की गर्दन काट के ले जाते हुए स्थिति, आपने तो वादा किया जवाब की शहीद
चारों को अपना टाइम पास करते जाता है। मैं अपने प्रदेश के विकास इतने के लिए समाजवादी पार्टी है, अपना कार्यकाल जानती है ना, मुख्यमंत्री की बात में जानती है। कांग्रेस का है, कांग्रेस अपनी प्राथमिकता नहीं बताती है कि जनता को बेवकूफ बनाने का और ठगने का काम कर रही है। हिमाचल की जनता को बेवकूफ बना तो रहे हो। चलिए प्रदीप जी, समर सिंह जी, जनता सब जानती है, ऐसे में आप सभी को देख रही होगी, सभी पार्टियों को जनता जज कर रही होगी और जनादेश भी आएगा। राकेश अहीर जी, सवाल अब यही है कि प्रेशर पॉलिटिक्स में एक और सीट बढ़ा दी गई है कांग्रेस पार्टी की, ताकि वो महाराष्ट्र में बार्गेनिंग कर सके और इस स्थिति में हो। हाँ? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। जो भी है वो बहुत दिल खोल के निर्णय लिया। पहले ही कर देते अगर ऐसा नहीं है तो। नहीं तो वो बातचीत तो चल ही रहा है। हाँ। दोनों दल के शीर्ष नेतृत्व में बातचीत लगातार चल रहा है और कोई भी दोनों दल के किसी भी व्यक्ति ने कोई नाराजगी इनकी, जैसे पार्टी में संजय निषाद जैसे कोई नाराजगी व्यक्त किया हो तो बताइए मुझे। अभी कांग्रेस के साथी बैठे थे। ठीक है प्रदीप जी, फाइनल कमेंट चाहूंगी, समय का अभाव है। प्रदीप जी, संजय निषाद की वजह से पार्टी में जो भी गहन मंथन चर्चा अभी तक चल रही है सीटों को लेकर, कब तक आखिरकार लिस्ट जारी करेंगे, क्योंकि कुछ घंटे ही बाकी है नामांकन में। मैं इसलिए कहना चाह रहा हूँ, जिनके घर खुद काटते हैं, हाँ। पता नहीं वो दूसरी तरफ क्यों देखते हैं। क्योंकि समय हमें हमारे छोड़ दीजिए, चाहे संजय आदमी संजय निषाद जी हो, चाहे अन्य लोग हो, हमारे हमारा। चलिए प्रदीप जी, आपका पूरा पक्ष नहीं सुन पाऊंगी, अब किसके घर कांच के हैं और किसके नहीं, देखना बेहद दिलचस्प होगा। हालांकि अभी तक सीटों का जो पेच है एनडीए गठबंधन में लगातार फंसा हुआ नजर आ रहा है। बहुत शुक्रिया राकेश अहीर जी, प्रदीप भटनागर जी, समर सिंह जी, आप सभी का चर्चा में बने रहने के लिए, अपना समय देने के लिए। तो प्रत्याशियों के नामों की आज हो सकती है घोषणा, हालांकि कल भी ये अटकलें लगाई जा रही थी, खबरें आ रही थी, अब होती है और कब तक किन किन चेहरों पर दाव लगाती हुई नजर आती है बीजेपी, देखना बेहद दिलचस्प होगा। इसी के साथ इस चर्चा में बस इतना ही, देखते रहिए इंडिया वॉइस।